एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर के ई प्लेटफॉर्म पर मैं डॉक्टर बी एस आदिश एक बार पुनः आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज फिर मैं आपके सामने एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं। उस टॉपिक से प्रश्न आपके जेट हो चाहे सीयूटी हो, सब में बनते हैं और ट्वेल्थ में तो इसका अलग से एक चैप्टर भी दे रखा है। तो चलिए आज के हम महत्वपूर्ण टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जो टॉपिक है शुष्क खेती। शुष्क खेती और इसके साथ हम आज पढ़ेंगे फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन। ठीक है, तो देखिए शुष्क खेती जिसे ड्राई फार्मिंग कहा जाता है, ड्राई फार्मिंग इसकी बात करते हैं पहले। ड्राई फार्मिंग, देखिए ड्राई फार्मिंग की जब बात करें तो सबसे पहले आपको ये समझना जरूरी होगा कि वार्षिक वर्षा के आधार पर कितने खेती को कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो याद रखिएगा, वार्षिक वर्षा, एनुअल रेनफॉल, वार्षिक वर्षा के आधार पर खेती को तीन भागों में विभाजित किया गया है। वो तीन भाग देखिएगा आप, वो तीन भाग इस तरह से हैं। पहला भाग है शुष्क खेती, जिसको हम बोल रहे हैं ड्राई फार्मिंग। दूसरी है शुष्क भूमि खेती, और तीसरा है बारानी खेती। बारानी खेती, देखिए शुष्क खेती को कहा जाता है ड्राई फार्मिंग, जो अभी बताया मैंने आपको, ड्राई फार्मिंग। शुष्क भूमि खेती को कहा जाता है ड्राई लैंड फार्मिंग, और बारानी खेती को कहा जाता है रेन फेड फार्मिंग। रेन फेड फार्मिंग, तो देखिए इसको, ये पूरा वर्गीकरण हमने किस आधार पर किया है? ये वर्गीकरण किया है हमने वार्षिक वर्षा के आधार पर। तो याद रखिएगा, वार्षिक वर्षा की जब हम बात करें तो शुष्क खेती हम उसे कहेंगे जिसमें वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर से कम होती है, उस पूरे खेती को कहा जाएगा शुष्क खेती। ठीक है, रेनफेड फार्मिंग हम जो बोलते हैं वो बोलते हैं ऐसी खेती जहां पे वार्षिक वर्षा 1150 मिलीमीटर से अधिक होती है, उसे कहा जाएगा रेनफेड फार्मिंग, जिसे आप बारानी खेती भी कहते हैं। और ये जो बीच वाला भाग है शुष्क भूमि खेती, इसमें जो वार्षिक वर्षा की औसत होगा या रेंज होगी वो होगी 750 से 1150 मिलीमीटर। तो देखिए अगर आपसे कभी पूछ लें कि एनुअल रेनफॉल के बेसिस पर वार्षिक वर्षा के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है, तो तीन भागों में। शुष्क खेती जहां वार्षिक वर्षा 750 मिलीमीटर से कम होती है, शुष्क भूमि खेती जहां पे वार्षिक वर्षा 750 से 1150 मिलीमीटर के बीच में होती है, और रेनफेड फार्मिंग बारानी खेती जहां वार्षिक वर्षा 1150 मिलीमीटर से अधिक होती है, उसे क्या कहा जाता है? रेनफेड फार्मिंग कहा जाता है। तो देखिए हमने अभी जो बात करी वो वार्षिक वर्षा के आधार पर करी। तो अब अगर आपसे पूछें कि ड्राई फार्मिंग क्या होती है, तो ड्राई फार्मिंग आपको बताया मैंने 750 मिलीमीटर से कम वर्षा। अच्छा, जब वहां पे वर्षा कम होगी तो फिर हम उसका कैसे यूज करेंगे? तो यहाँ पे वार्षिक वर्षा कम होती है तो हम क्या करते हैं, खेत में सिंचित जो नमी है, खेत में सिंचित नमी के आधार पर खेती की जाती है, पर खेती की जाती है। एक तो इसमें आपको पता है कि वार्षिक वर्षा कम होती है, वो कितनी होती है? 750 मिलीमीटर से कम होती है। उसमें फिर हम जो खेती करेंगे वो किस आधार पर करेंगे? जब खेती में बारिश ही नहीं हो रही है तो हमें नमी की आवश्यकता तो होती है, तो उसमें जो नमी है उसके आधार पर हम खेती करेंगे। और इसका मुख्य काम जो होगा, हम यहाँ पे अगर फसल यूज करेंगे तो कम पानी वाली फसलों का उपयोग करेंगे। कम पानी वाली फसलों का उपयोग, जैसे बाजरा हो गया। आपको ध्यान है बाजरा, बाजरा को कम पानी की आवश्यकता होती है, आप जानते हो। तो अगर आपसे पूछ लें कि बाजरा की खेती मुख्य रूप से कहाँ की जाएगी, तो आपका आंसर क्या होगा? जहां पर शुष्क खेती करेंगे। ज्वार हो गया,
चना हो गया, इनको कम पानी की आवश्यकता होती है। बाजरा, ज्वार, चना, जिन फसलों को कम पानी की आवश्यकता होती है उनको हम यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, सिंचित जो मॉइस्चर है उसका हम यूज करेंगे। यूज करने से क्या होगा, पानी की उत्पाद जो रिक्वायरमेंट है वो बहुत बड़े लेवल पर पूरी की जा सकती है। इसे कहा जाता है वार्षिक वर्षा और ड्राई फार्मिंग। अब देखिए, जब आप ड्राई फार्मिंग की बात करते हो तो ड्राई फार्मिंग के अंदर एक इंपॉर्टेंट शब्द आता है, वो आपने सुना होगा। वो इंपॉर्टेंट शब्द कहलाता है एग्रो क्लाइमेटिक जोन। एग्रो क्लाइमेटिक जोन, जिसे शस्य जलवायु खंड कहा जाता है। और ये जो शस्य जलवायु खंड है, राजस्थान को कुल 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में विभाजित किया गया है। वो आप जानते हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है और फिफ्थ है। ये आपको अगर बोला जाए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, राजस्थान को कुल 10 शस्य जलवायु खंडों में विभाजित किया गया है। अब देखिए, ये जो फर्स्ट है उसके तीन भाग है, याद रखिएगा, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी और फर्स्ट सी। ये देखिए, फर्स्ट को कितने भागों में विभाजित किया गया, 3 भागों में, फर्स्ट ए, फर्स्ट बी, फर्स्ट सी। इसके बाद में जो ये जो बाकी के 2 भाग हैं, दो, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इनको देखिएगा, सेकंड ए और सेकंड बी। थर्ड को थर्ड ए और थर्ड बी। फोर्थ को फोर्थ ए और फोर्थ फोर्थ ए और फोर्थ बी में विभाजित किया गया। अब देखिए, जब आप ऐसे काउंट करते हो तो अभी तक आपको कितने खंड मिले, 9। फिफ्थ खंड को किसी और अलग से फर्दर डिवाइड नहीं किया गया है। तो याद रखिएगा, राजस्थान के जो 10 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है वो इस तरह से हैं: 1A, 1B, 1C, सेकंड ए, सेकंड बी, थर्ड ए, थर्ड बी, फोर्थ ए, फोर्थ बी और पांचवा है फिफ्थ, जिसे आगे विभाजित नहीं किया गया है। शस्य जलवायु खंड पे प्रश्न बनता है, ये अलग से बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसकी हम डिटेल से किसी नई क्लास में चर्चा करेंगे। अभी ड्राई फार्मिंग में आया था तो मैंने थोड़ा सा आपको हल्का सा आइडिया दिया। अब देखिए, हमने जो अभी नेक्स्ट बात करी थी वो बात करी थी फसल चक्र की, क्रॉप रोटेशन। फसल चक्र, क्रॉप रोटेशन, नाम से पता लगता है चक्र, इसका मतलब होता है फसलों का कोई चक्र। तो याद रखिएगा, क्रॉप रोटेशन का मतलब होता है एक ही खेत में फसलों को बदल बदल के बोना। इस पूरे चक्र को कहा जाता है फसल चक्र। देखिएगा, किसी एक ही खेत में फसलों को बदल करके बोना, यह कहलाता है फसल चक्र। फसल चक्र कहलाता है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कभी क्रॉप रोटेशन पूछ ले तो एक ही खेत में फसलों को बदल बदल के बोना क्या कहलाता है, फसल चक्र कहलाता है। अब अगर आपसे पूछे कि फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो फसल चक्र का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या है, इरोजन को रोकना है एक तो, और क्रॉप की सोयल फर्टिलिटी को बढ़ाना है। तो याद रखिएगा, अगर आपसे कभी पूछ लें कि फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो फसल चक्र का मुख्य उद्देश्य है मॉइस्चर को बढ़ाना और क्या करना, इरोजन से बचाना। इस तरह से मिट्टी को हम कंजर्व कर सकते हैं। अब देखिए, फसल चक्र के कुछ सिद्धांत है, उन सिद्धांतों की बात कर देंगे। फसल चक्र के सिद्धांत, फसल चक्र से मॉइस्चर को हम कंजर्व कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा कि फसल चक्र के सिद्धांत बताइए, तो सबसे पहला सिद्धांत तो यह है कि अगर एक बार आपने गहरी जड़ों वाली फसलों को बोया है, तो उसके बाद जड़ों वाली, छिछली मतलब जिसकी जड़ें कम गहरी होती हैं, छिछली जड़ों वाली फसलों को बोइए, को बोना। यह याद रखिएगा। पहला, अगर आपने कभी एक साल
गहरी जड़ वाली फसलों को बोया है तो उसके अगले साल आप क्या करेंगे, छिछली जड़ वाली फसलों को बोएंगे। जैसे आपसे पूछे कॉटन और व्हीट एग्जाम्पल पूछे तो इनका याद रखिएगा, कपास और उसके बाद में गेहूं। ये चीज आप याद रखिएगा। एक बार अगर आपने गहरी जड़ वाली फसलें बोई है तो दूसरी बार कम गहरी वाली फसलें बोएंगे। एक बार अगर हमने लेग्यूम फसल बोई है, देखिएगा, लेग्यूम लेग्यूम फसलों के बाद दूसरी फसल को लेना, मतलब दोनों साथ में लेग्यूम फसल न लें। एक बार अगर आपने लेग्यूम फसल का उपयोग किया है तो दूसरी बार आप दूसरी फसल का उपयोग करें। जैसे आपसे पूछ रहे हैं तो आप याद रखिएगा, क्लस्टर बीन लिया या चलिए आपने सोयाबीन लिया एक बार, तो उसके बाद में आप गेहूं लें। अगर आपने एक बार सोयाबीन का उपयोग किया है तो उसके बाद आप गेहूं का उपयोग करें। तो एक बार अगर लेग्यूम फसल बोई है तो उसके बाद में आप दूसरी क्रॉप बोई है जो जिसको जो लेग्यूम कैटेगरी में नहीं आती हो। तीसरा एग्जांपल देखिएगा, तीसरा पॉइंट देखिएगा, अधिक खरपतवार सॉरी अधिक उर्वरक चाहने वाली फसल के बाद कम उर्वरक वाली फसल का उपयोग करना। कम उर्वरक वाली फसल का उपयोग करना। अगर आपने एक बार ऐसी क्रॉप ली है जिसमें ज़्यादा फर्टिलाइजर चाहिए तो अगली बार जब आप लेंगे तो उसमें कम फर्टिलाइजर वाली फसल का उपयोग करेंगे। जैसे मक्का और चना एग्जाम्पल पूछें तो मक्का के बाद में आप चना का उपयोग कर सकते हैं, जिससे अधिक उर्वरक चाहने वाली के बाद में कम उर्वरक चाहने वाली फसल का उपयोग हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरा, अधिक सिंचाई वाली फसलों के बाद कम सिंचाई वाली फसलों का उपयोग। अगर आपने एक बार किसी ऐसी फसल को लिया है जिसमें अधिक सिंचाई की आवश्यकता है तो अगली बार आप जब लेंगे तो उसमें किसी कम सिंचाई वाली आवश्यक फसल को लेंगे। जैसे आप बोले पेड़ी के बाद ग्राम, धान के बाद चना, या धान के बाद में अगर आप और कोई एग्जांपल लेना चाहें तो सरसों, धान या सरसों, धान या सरसों। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको पता होना चाहिए। इसके बाद में एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, सेम समान फैमिली समान कुल वाली फसलों का उपयोग न करें, उपयोग नहीं करना। समान कुल वाली फसलों का उपयोग आप एक साथ मत करिए। अगर आपने कोई एक बार कोई एक किसी कुल का पौधा लिया है बॉटनिकल कुल का, तो दूसरा बार दूसरे का उपयोग करना। जैसे हम पेड़ी और वीट को ले सकते हैं, धान और उसके बाद में आप गेहूं, क्योंकि सेम फैमिली के प्लांट्स को बोने से क्या होता है, वहां पे इंसेक्ट का अटैक इजीली उसके ऊपर हो जाता है। और दूसरा लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है फसल चक्र। जब भी आप अपनाते हो फसल चक्र को, किसान की आवश्यकता अनुसार अपनाना चाहिए। आवश्यकता अनुसार अपनाना चाहिए। जब भी आप किसी क्रॉप रोटेशन को फॉलो करते हैं तो आप फसल इसी हिसाब से लें कि वो किसान की जो भी घरेलू आवश्यकताएं हैं उसका इजीली उसके अंदर यूज हो पाए। और इसके साथ साथ अगर आपको ऐसा भी यूज करना है तो आप ये भी याद रखिएगा कि जब भी हम किसी क्रॉप रोटेशन करते हैं तो उसमें आसपास की जो औद्योगिक इकाई है, आसपास की जहाँ पे आपका माल सप्लाई होगा, आसपास की औद्योगिक इकाइयों उसके अनुसार से भी यूज करना चाहिए। औद्योगिक इकाइयों के अनुसार, औद्योगिक इकाइयों के अनुसार जो भी एग्रो बेस्ड इनपुट इंडस्ट्रीज हैं आपके आसपास, उसी हिसाब से आपको क्रॉप रोटेशन का चुनाव करना चाहिए। और क्रॉप रोटेशन का मुख्य मैंने बताया उद्देश्य क्या होता है, मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाना, मृदा की उर्वरा शक्ति को बढ़ाना, जिसे कहा जाता है सोयल फर्टिलिटी।
तो देखिए, आज हमने जो बात करी, वो हमने बहुत इम्पोर्टेंट बात करी, शुष्क खेती की बात करी, थोड़ा ज़ोन का आपको आइडिया दिया और बाद में हमने फसल चक्रों की बात करी, उनके सिद्धांतों के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का ये वीडियो भी पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो रेगुलर प्राप्त करने के लिए जुड़े रहिए आपके अपने एबीसी एग्रो क्लासेस उदयपुर परिवार के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का।